Hello friends, welcome to English Academy. I am Mithul and today I am going to talk about solving the jumbled sentences and part of speech placement in a sentence. So let's start. Now first we look after its introduction कि हमारे जो jumbled sentences होते हैं और ये जो part of speech की placement होती है ये actually होती क्या है. So when we talk about the construction of a sentence, then it is constructed from various parts of speech. जब भी हम किसी sentence construction के बारे में बात करते हैं या वाक्य के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारे various parts of speech से बनते हैं. हमारा जो वाक्य है उसमें अलग अलग part of speech होती है. अब अलग अलग part of speech क्या होगी? Noun, pronoun, article, adjective, adverb, conjunctions, prepositions. ये सब हमारे various parts of speech है. और ये किस चीज के लिए यूजफुल है? पहला है अनजम्बलिंग ऑफ सेंटेंसेस. जब हमें सेंटेंसेस को अनजम्बल करना पड़ता है तब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस और वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेसमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. नहीं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर सेंटेंस, जब हमें एकदम करेक्ट सेंटेंस बनाना होता है तब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. अब ये जो पर्टिकुलर रूल है या जो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये हमारे इंग्लिश का बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन रूल के बारे में बात करता है और वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो जब भी हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के रूल के बारे में बात करते हैं तो हमारा सेंटेंस इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, वर्ब होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट होता है कर्म. तो इन सब के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे. The subject and object in a sentence includes either noun or pronoun. तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें या तो नाउन आते हैं और या तो प्रोनाउन आते हैं. नाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड और भी बहुत तरीके के होते हैं. और प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह पर लगते हैं, यानी कि ही, शी, इट, दे. Now verb it acts as a heart of a sentence and it denotes action. बिना verb के हमारा कोई भी sentence possible नहीं है और verb जो है it acts as a heart of a sentence और ये जो है action denote करता है. तो बिना verb के हमारा कोई भी sentence possible नहीं है. अगर हमारा एक word का भी sentence होगा उसमें भी verb होगा. For example go, stop, तो इसमें भी हमारा verb होगा. अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस के बारे में. तो सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है और ये जो है इट टॉक्स अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और अबाउट whom वन इज टॉकिंग और द वन परफॉर्मिंग एन एक्शन. तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है एक तो ये नाउन या प्रोनाउन में से कोई होगा, नहीं तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कर्ता, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही हो और या जो काम कर रहा हो. अब हमारा जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से हमेशा स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल शी लाइक्स आइसक्रीम. तो इसमें जो शी है ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि शी के बारे में बात हो रही है या शी काम कर रही है. अमन इज अ हार्ड वर्किंग बॉय. अमन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि अमन के बारे में बात हो रही है या अमन काम कर रहा है. अब हम बात करेंगे वर्ब ऑफ अ सेंटेंस की. सो द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस इज ईदर ऑक्सिलरी, मेन और बोथ. इट डिनोट्स द एक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. तो हमारा जो वर्ब होता है वो या तो ऑक्सिलरी होगा या मेन होगा या दोनों होगा. और वर्ब का मतलब ये होता है कि आपका जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हमारे वर्ब में आता है. It acts as a heart of a sentence, hence it is placed in the middle of the sentence. तो हमारा जो verb है ये heart of the sentence है, मतलब किसी sentence का दिल है और ये हमेशा sentence के बीच में आता है. इसकी जो placement होती है वो हमेशा हमारे sentence के बीच में आती है. For example, she goes to temple daily. तो she हमारा सब्जेक्ट है और goes हमारा एक एक्शन वर्ब है, यानी कि वर्ब है. तो ये इसकी प्लेसमेंट क्या होगी? ये मिडिल ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है. मैमथ वॉज अ जाइंट क्रिएटर. मैमथ जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और वॉज जो है ये हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है. और तो ये जो है हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहा है.
अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब एंड इट्स प्लेसमेंट के बारे में। सो ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स और टू बी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, ये सब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब या टू बी वर्ब भी बोलते हैं। एंड इट फॉर्म्स द मेन आइडिया ऑफ अ सेंटेंस व्हेन कनेक्टेड विद द मेन वर्ब। तो ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ जब जुड़ता है तो हमारा एक मेन आइडिया बनता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्विमिंग, तो इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और स्विमिंग मेन वर्ब है। इनके ये जब दोनों साथ में जुड़ रहे हैं तो वो सेंटेंस का एक मेन आइडिया बना रहे हैं, यानी कि वो तैराकी कर रही है। Auxiliary verb is always placed just before the main verb and after the subject in a sentence. तो auxiliary verb की जो placement होती है वो subject के बाद होती है लेकिन main verb से पहले होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, she is going to the party tonight। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब इसमें हमारा is है और इसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब जुड़ के ही एक मेन आइडिया बना रहा है। I have already performed the task। अगेन I हमारा सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब की प्लेसमेंट सब्जेक्ट के बाद है और वर्ब से पहले है। तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब की प्लेसमेंट है और ये मेन वर्ब के साथ मिलके एक नया आइडिया बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं मोडाल्स की। सो मोडाल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, माइट, मे, शुड। जो हमारी रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें वो हमारे मोडाल्स होते हैं एंड दे आर अ स्मॉल क्लास ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल्स जो होते हैं वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का एक छोटा क्लास होता है और उनकी जो प्लेसमेंट होती है किसी भी सेंटेंस में वो इस तरीके की होती है, सब्जेक्ट, मोडाल्स, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो मोडाल्स की प्लेसमेंट भी हमारा मिडल ऑफ द सेंटेंस में होती है, जो सब्जेक्ट के बाद होती है और वर्ब से पहले होती है। और याद रखिएगा कि अगर हम मोडाल और वर्ब साथ में यूज कर रहे हैं तो मोडाल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई माइट गो टू लंडन। तो सब्जेक्ट, मोडाल एंड वर्ब। तो हमारे जो मोडाल की प्लेसमेंट है यानी कि माइट की प्लेसमेंट है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में है। यू शुड स्लीप अर्ली, सब्जेक्ट, मोडाल, वर्ब। तो हमारी जो मोडाल की प्लेसमेंट है वो मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस की। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है एंड इट टॉक्स अबाउट द थिंग और अ पर्सन ऑन हुम एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा कर्म होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है, जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम कर रहा है। और ये जो है ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इसका एक एग्जाम्पल है, वी स्टडी इंग्लिश ऑन मंडेज। तो वी हमारा सब्जेक्ट है, स्टडी हमारा वर्ब है एंड हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है, ये कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट है। दे आर अटेंडिंग क्लासेस। सो दे हमारा सब्जेक्ट है, आर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड अटेंडिंग इज अ मेन वर्ब एंड क्लासेस इज एन ऑब्जेक्ट। तो क्लासेस, वो क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो क्लासेस के ऊपर काम किया जा रहा है, इसीलिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है। Now we'll talk about direct object and its placement। तो किसी भी सेंटेंस में हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने का तरीका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन whom और what। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या क्वेश्चन करते हैं? whom and who, whom या what का। एंड इट हैज द फॉलोइंग प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस रूल। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ये प्लेसमेंट होती है, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट आता है वहीं पे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करते हैं इसके थ्रू, शी इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। तो अगर हमने इसका क्वेश्चन बनाना है, इसका क्वेश्चन बनेगा शी इज वर्किंग ऑन व्हाट। तो व्हाट की जगह क्या आ जाएगा? शी इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या हो गया? प्रोजेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो she is a subject, is an auxiliary verb, working is a main verb and project is a direct object। Aman is eating noodles। So Aman is eating what? तो subject, verb, auxiliary verb, main verb and direct object। So Aman is eating what? Aman is eating noodles। So noodles are a direct object। और इसको समझने का एक और आसान तरीका है, जो चीज आपके किसी सब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, फिजिकल कांटेक्ट में,
वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन टू whom, for what, etc. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम ये अगर एग्जाम्पल देखें, शी हैज गिफ्टेड मी अ पेन। तो अब हमने अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो हम इसका क्या क्वेश्चन बनाएंगे? शी हैज शी हैज गिफ्टेड पेन टू whom। तो टू whom में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? शी हैज गिफ्टेड मी अ पेन। तो मी जो है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर हिम। तो इसका क्वेश्चन बनेगा, तो इसका क्या बनेगा? यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर whom। तो whom में क्या आ जाएगा? वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर हिम। तो हिम जो है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। Hence, it has the following placement in a sentence: subject, verb, indirect object, direct object। ये ऐसे भी आ सकता है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है, और सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये ऐसे भी आ सकता है। तो ये दोनों तरीके से आ सकता है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, शी हैज गिफ्टेड मी अ पेन। शी इज अ सब्जेक्ट, हैज इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, गिफ्टेड इज अ मेन वर्ब, मी इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये वाले क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है, एंड पेन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। We are singing a song for him. We is a subject, are is an auxiliary verb, singing is a main verb, song is a direct object, and him is an indirect object। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है फुलफिल कर रहा है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स एंड उनकी प्लेसमेंट्स के बारे में। तो आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, एंड, द, एंड, जीरो आर्टिकल, एंड दे डिफाइन द टाइप ऑफ नाउन। नाउन हमारा डेफिनेट है या इनडेफिनेट, नाउन हमारा पर्टिकुलर है या जनरल है, ये हमारे आर्टिकल्स बताते हैं। दे आर नेवर यूज्ड विथ प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन एंड अदर एक्सेप्शन। तो आर्टिकल्स जो है ना ही वो प्रोनाउन के साथ लगते हैं, ना ही प्रॉपर नाउन मतलब किसी के नाम, जगह, वस्तु या इंसान के नाम के आगे, या उनके और भी एक्सेप्शंस होते हैं उनके आगे लगते हैं। और उनकी जो प्लेसमेंट होती है वो सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन से पहले आती है, क्योंकि ये नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। तो आर्टिकल की प्लेसमेंट क्या होगी? आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल एंड ऑब्जेक्ट। इसका कुछ एग्जाम्पल है, शी ईट्स एन एप्पल डेली। अब शी जो है ये हमारा प्रोनाउन है, तो इसके आगे हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन एप्पल जो है ये हमारा एक नाउन है और ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो एप्पल से आगे हमेशा आर्टिकल लगेगा, क्योंकि एप्पल ही ये बता रहे हैं कि एप्पल जो है वो किस तरीके का नाउन है। द डॉग दैट बिट मी रैन अवे। अब इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन है, उससे पहले आर्टिकल लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? सब आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारे जो आर्टिकल का प्लेसमेंट होता है वो हमेशा हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से पहले आता है। अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस और उनकी प्लेसमेंट्स के बारे में। प्रेपोजिशंस क्या क्या होते हैं? इन, ऑन, एट, बियॉन्ड, बिलो, अबव, ये सब हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं, एंड दे टेल अस व्हेन, वेयर और व्हेन समथिंग इज इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। अब उनकी जो प्लेसमेंट होती है वो किसी सेंटेंस में हमेशा हमारे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। प्रेपोजिशन की जो प्लेसमेंट होती है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। इसका एक एग्जांपल है, मैथ्स इज बियॉन्ड हर केपेबिलिटी। तो अब इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा प्रेपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए प्रेपोजिशन जो है वो हमारे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आ रहा है। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो ये तो हमारा आर्टिकल हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो और ये हमारा फिर आर्टिकल। तो हमारा प्रेपोजिशन की प्लेसमेंट क्या हो गई? ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, यानी कि ऑन। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स और उनकी प्लेसमेंट्स के बारे में। सो एडजेक्टिव्स होते क्या है? एडजेक्टिव्स आर बेसिकली क्वालिटी वर्ड्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, वीक, ये सब हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं और ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या क्वालिटी बताते हैं।
अब इनकी जो प्लेसमेंट होती है वो सेंटेंस में कहाँ होती है, वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में हमारा नाउन और प्रोनाउन आता है और उस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता क्या है, एडजेक्टिव उससे हमेशा पहले लगते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। तो शी इज अ सब्जेक्ट, ई इज अ ऑक्सिलरी वर्ब, अ इज एन आर्टिकल, स्ट्रॉन्ग वुमन। स्ट्रॉन्ग हमारा जो है ये हमारा एक एडजेक्टिव है और ये हमारे ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट से पहले लगा है। A responsible employee is an asset for the organization. Again, a जो है ये हमारा आर्टिकल है, responsible जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, एम्प्लॉय हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है और ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिएगा कि जो एडजेक्टिव है वो हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले लगता है और हर एडजेक्टिव से पहले हमारा आर्टिकल जरूर लगेगा, ये रूल है। हमारा हमेशा एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगता है। अब हम बात करते हैं एडवर्ब्स और उनके प्लेसमेंट्स के बारे में। सो एडवर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच एक्सप्लेन अ मैनर ऑफ द वर्ब। वर्ब किस तरीके का है वो हमारे एडवर्ब्स बताते हैं। स्लोली, ग्रेजुअली, यूजुअली, फास्टली, ये सब हमारे एडवर्ब्स होते हैं और एडवर्ब्स जो है वो किसी सेंटेंस में उनके टाइप्स के हिसाब से प्लेस होते हैं, यानी एडवर्ब्स की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उस हिसाब से वो सेंटेंस में प्लेस होते हैं। पहली हम बात करेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। तो जब हमारे डबल डेफिनेटिव एडवर्ब्स होते हैं, यानी कि एवरी डे, एवरी ईयर, ठीक है, दे कम एट द स्टार्टिंग और एंड ऑफ द सेंटेंस। तो हमारे जितने भी डबल डेफिनेट एडवर्ब्स होते हैं एवरी डे, एवरी ईयर, वो या तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएंगे या एंड में आएंगे। तो इनकी प्लेसमेंट कैसी होती है, एडवर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब। तो हमारा जो एडवर्ब है, जो हमारा डबल डेफिनेट एडवर्ब होते हैं, वो तो या बिल्कुल पहले आएंगे या वो बिल्कुल एंड में आएंगे। तो इसका एक एग्जांपल है, आई मेट हर लास्ट वीक और लास्ट वीक आई मेट हर। तो लास्ट वीक हमारा एंड में भी आ रहा है, लास्ट वीक हमारा स्टार्टिंग में भी आ रहा है। एवरी डे आई स्टडी इंग्लिश और आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। तो हमारा जो डबल डेफिनेट एडवर्ब है वो पहले भी आ रहा है और वो एंड में भी आ रहा है। अब हम बात करेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी के सिंगल डेफिनेट एडवर्ब्स की, यानी कि डेली, वीकली, यूजुअली, ठीक है। तो डेली, वीकली, ये सब हमारे सिंगल डेफिनेट एडवर्ब्स होते हैं और वो हमेशा सेंटेंस के एंड में आते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है, आई गो टू जिम डेली। तो डेली जो है ये हमारा सिंगल डेफिनेट एडवर्ब है और ये हमारे सेंटेंस के एंड में आ रहे हैं। आई मीट हर ओकेजनली, ओकेजनली हमारा सिंगल डेफिनेट एडवर्ब है और वो सेंटेंस के एंड में आ रहा है। नाउ वील टॉक अबाउट एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमारे जितने भी इनडेफिनेट एडवर्ब्स होते हैं, ऑफन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, sometimes, rarely, always, never, finally, eventually, soon, etc. go in the mid position. हमारे जितने भी ये एडवर्ब्स होते हैं, ऑफन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ये हमारे मिड पोजीशन में जाते हैं, यानी कि सेंटेंस के बीच में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफन ईट पिज्जा। अब ऑफन जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए ये मिड ऑफ द सेंटेंस में जा रहा है। वी नेवर अब्यूज। अब नेवर जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए ये सेंटेंस के बीच में जा रहा है। नाउ विल टॉक अबाउट एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स लाइक क्विकली, स्लोली, बैडली एटसेट्रा कम इन द मिडल और इन द एंड। तो हमारे जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, जिनके पीछे एल वाई लगा होता है, वो या तो मिडल में आते हैं या वो एंड में आते हैं। और जो वर्ड्स एल वाई से खत्म नहीं होते लेकिन वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, जैसे वेल, हार्ड एटसेट्रा, वो हमेशा सेंटेंस के एंड में आएंगे। इसका प्लेसमेंट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब विद एल वाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये सेंटेंस के या तो बीच में आ रहे हैं, नहीं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एडवर्ब विदाउट एल वाई, ये एंड में आ रहे हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, शी रन्स स्लोली इन द मॉर्निंग। तो ये जो है इसकी प्लेसमेंट मिडल ऑफ द सेंटेंस में जा रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं शी रन्स स्लोली इन द मॉर्निंग, और ऐसे लिख सकते हैं शी स्लोली रन्स इन द मॉर्निंग।
आई नो दीज पीपल वेरी वेल। अब जो ये वेल है ये हमारा विदाउट एल वाई है, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये हमेशा हमारे सेंटेंस के एंड में आएगा। Now we'll talk about conjunctions and their placement. Conjunctions होते क्या है? Conjunctions को हम connective भी बोलते हैं, और conjunction कौन कौन से होते हैं? And, so, but, because, hence, ये सब हमारे conjunctions होते हैं, और ये दो हमारे independent sentences या clauses को जोड़ते हैं। तो उनकी जो placement होती है वो कैसे होती है? एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, इनको जो कनेक्ट करने का काम करता है वो कंजंक्शन करता है, इसीलिए इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो दो सेंटेंसेस के बीच में होती है, तभी हम इसको कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है, आई वोक अप अर्ली सो आई हैड ब्रेकफास्ट अर्ली। तो ये हमारा एक सेंटेंस है। अब हम कैसे पता चलेगा ये सेंटेंस है? इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है, एंड आई हैड ब्रेकफास्ट सो आई हैड ब्रेकफास्ट अर्ली। अब ये भी एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो इन दो क्लॉजेस को या इन दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो हमारा कंजंक्शन कर रहा है। सो इज अ कंजंक्शन, और इसकी प्लेसमेंट कहाँ है? दो सेंटेंसेस के बीच में। She worked hard, hence she passed with flying colors. अब एक ये हमारा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट दोनों है, और एक ये हमारा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दोनों है। तो इन दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो हमारा कंजंक्शन कर रहा है, यानी कि हेंस। तो इसकी प्लेसमेंट दो सेंटेंसेस के बीच है। नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब जम्बल्ड सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए हमें इंग्लिश के लॉजिक, जो भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच की प्लेसमेंट का लॉजिक है, वो तो लगाना ही लगाना है, लेकिन थोड़ी बहुत हमें कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी। तो हम उन दोनों को यूज करके ये सारे सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं। अब कोई भी जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले हम बेसिक जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का रूल होता है उसके हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट उतार लेते हैं। तो इस केस में जो सब्जेक्ट है वो है आई। अब हम उतारेंगे वर्ब। इनमें से वर्ब कौन सा है? यस, क्लीन। हम वर्ब को थोड़ा सा दूर लिख देंगे ताकि अगर इनके बीच में कोई वर्ड आना चाहे तो वो आराम से हम लोग डाल सकते हैं। और याद रखिए जो जो वर्ड्स आप यहाँ पे लिखते जा रहे हैं वहाँ पे ऊपर उसको क्लिक करते जाइए ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक एक चेकलिस्ट बनती जाए। उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे और ऑब्जेक्ट है रूम। अब हमारे पास और कौन से वर्ड्स बचे हैं? संडेज, यूजुअली, माई एंड ऑन। अब जो है हम लोग सबसे पहले संडेज का देखेंगे। तो संडेज जो है ये हमारा एक तरीके का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो संडेज आ गया। अब यूजुअली जो है ये एक एडवर्ब है, और ये जो है ये मिड ऑफ द सेंटेंस में आता है। तो यूजुअली कहाँ पे आ जाएगा? यूजुअली यहाँ पे आ जाएगा। माई जो है, अब आई माई से कुछ नहीं बनता, माई जो है वो रूम के आगे लगेगा क्योंकि मेरा रूम। और ऑन जो है ये हमारा संडेज से पहले लगेगा। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये ऐसे बनेगा, आई यूजुअली क्लीन माई रूम ऑन संडेज। अब जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो शी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसमें हमारा वर्ब क्या है? वर्ब है हमारा वाटर्स। तो वाटर्स जो है ये हमारा वर्ब हो गया। और अब हम अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट विल बी प्लांट्स। तो प्लांट्स ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम एक एक करके बाकी सारे वर्ड्स जो है वो देखेंगे। और जब आप एक बार सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा लेंगे तो बाकी जो वर्ड्स हैं उनकी प्लेसमेंट आपको अपने आप ही पता चलती जाएगी। तो ऑलवेज जो है ये एक एडवर्ब है, तो ये हमारा हमेशा वर्ब से पहले आएगा। और द जो है ये हमारा एक आर्टिकल है। अब शी एक प्रोनाउन है, उसके आगे तो आएगा नहीं, तो प्लांट्स के आगे हमारा द आएगा। तो आवर सेंटेंस विल बी शी ऑलवेज वाटर्स द प्लांट्स। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
इसमें भी हम वही रूल अपनाएंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट देख लेंगे। तो सब्जेक्ट जो है वो है ब्रदर। अब हम इसमें वर्ब देखेंगे, वर्ब है गॉट, और ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट है डॉग। अब माई जो है ये हमारा इधर आएगा क्योंकि मेरा ब्रदर, और माई आ गया। अब आ गया हैज। हैज जो है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये वर्ब से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा। सो माई ब्रदर हैज गॉट। अब सिर्फ अ रह गया है, तो ये आ जाएगा हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट से पहले, क्योंकि ये आर्टिकल है और ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है, तो ये आर्टिकल से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ गया। तो हमारा सेंटेंस बन गया माई ब्रदर हैज गॉट अ डॉग। अब हम फोर्थ वाले सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा शी। अब हम वर्ब देखेंगे। हमारा जो वर्ब है वो है इज। हमारा इसमें मेन वर्ब कहीं भी नहीं दिख रहा। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट इज नेदरलैंड्स। अब हम बाकी वर्ड्स देखेंगे। तो द जो है ये प्रोनाउन के आगे तो नहीं आ सकता, बिकॉज ये एक्सेप्शन है या ये रूल है। तो द जो है ये हमारे नाउन से पहले आता है, तो ये द यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा आता है इन। तो इन जो है ये हमेशा हमारे वर्ब, ये एक हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन जो है ये हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आता है। तो इन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और नाउ जो है ये हमारा एक टाइम एडवर्ब है, तो ये यहाँ पे आ गया। तो इट विल बी शी इज इन दी नेदरलैंड्स नाउ। अब फिफ्थ वाला करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो आई इज आर सब्जेक्ट। अब ईट इज आर वर्ब, और आइसक्रीम हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम बाकी देखेंगे। तो हम यहाँ पे नॉट है और डू है, और डू जो है ये हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा, और नॉट उसके साथ आएगा। आई डू नॉट ईट आइसक्रीम। अब आपका अपने आप ही सेंटेंस बन जाएगा इन विंटर्स। पार्टी माइट आई टू कम द टुमारो। अब इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज आई, वर्ब इज कम, और ऑब्जेक्ट इज पार्टी। अब हम माइट देखेंगे। माइट हमारा एक मोडाल है, और मोडाल की प्लेसमेंट हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होती है, तो मोडाल की प्लेसमेंट यहाँ आ गई। अब टू जो है ये हमारा एक प्रेपोजिशन है, तो टू प्रेपोजिशन की प्लेसमेंट हमेशा हमारे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, टू। द जो है हमारा आर्टिकल है, और आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन से पहले लगता है। आई तो है ये प्रोनाउन हो गया, तो ऑब्जेक्ट में हमारा नाउन है दैट इज पार्टी, तो द हमारा यहाँ पे हो गया, एंड टुमारो यहाँ पे अपने आप लग गया। सो आई माइट कम टू द पार्टी टुमारो। अब देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। अब सेवेंथ क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारा एक कंजंक्शन बीच में है। तो जब भी हमारा कंजंक्शन बीच में होता है तो सबसे पहले हम कंजंक्शन लगा लेते हैं। तो इस केस में हमारा कंजंक्शन है सो। अब हम इसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी लगाएंगे या कॉम्बिनेशन लगाएंगे, जो लॉजिकल कॉम्बिनेशन साउंड कर रहा होगा वो हम लोग आगे बनाएंगे। तो जब हमने सो लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये कंजंक्शन है और ये हमारे दो क्लॉजेस को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम पहला क्लॉज लिखेंगे और यहाँ पे हम दूसरा क्लॉज या दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। अब हम इसमें थोड़े कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आई लेफ्ट सो नो बडी केम, इसका कोई लॉजिक बन नहीं रहा। Nobody came so I left, हाँ इसका लॉजिक बन रहा है। तो nobody जो है ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, और came जो है ये हमारा वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा हिडन है। अब सिमिलरली क्लॉज 2 में so डिवाइड कर रहा है, तो क्लॉज 2 में I जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंड लेफ्ट जो है ये हमारा वर्ब हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, nobody came so I left।
अब देखते हैं 8th वाला। 8th में अगेन हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, तो शी हमारा सब्जेक्ट है, गिफ्टेड हमारा वर्ब है और कार्ड जो है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग पहले अ देखेंगे, प्रोनाउन के आगे तो आर्टिकल आता नहीं है, आर्टिकल आता है नाउन से आगे और कार्ड हमारा नाउन है, तो अ और हिम, हिम जो है ये हमारा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हिम कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, शी गिफ्टेड हिम अ कार्ड। अब 9th देखते हैं, अगेन इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले उतार लेंगे, तो शी वर्ब वॉच्ड और ऑब्जेक्ट है मूवी। अब हम बाकी देखेंगे, हैज जो है ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, तो शी हैज वॉच्ड। अब द जो है ये हमारा आर्टिकल है, प्रोनाउन के आगे आएगा नहीं, ये नाउन के आगे आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट में के आगे। तो शी हैज वॉच्ड द मूवी, अपने आप आपका सेंटेंस बन गया ट्वाइस। इमीडिएटली स्टूड एंड शी वॉकड अवे। अब सबसे पहले हम अपना कंजंक्शन लिख लेंगे, कंजंक्शन क्या है, एंड। अब हम इसको क्लॉजेज में डिवाइड करेंगे, तो हमारे क्लॉजेस कौन कौन से हैं। अब इसमें अगेन लॉजिक देखेंगे, तो हमारा इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, और जब हमारा एक सब्जेक्ट होता है किसी ऐसे सेंटेंस में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी कि जिसके अंदर कंजंक्शन है, तो वो वाला जो सब्जेक्ट है वो हमेशा पहले क्लॉज में लगेगा, पहले सेंटेंस में लगेगा। तो शी जो है ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएंगे, शी वॉकड अवे एंड इमीडिएटली स्टूड, इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो अब हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे, शी इमीडिएटली स्टूड एंड वॉकड अवे, यस इसका लॉजिक बन रहा है। तो यहाँ पे हम अपना वर्ब लगा देंगे स्टूड, और इमीडिएटली हमारा एक एडवर्ब है जो मिड ऑफ द सेंटेंस में आता है, तो शी इमीडिएटली स्टूड एंड वॉकड अवे, तो वॉकड अवे हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और वॉकड अवे जो है ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब वो होता है जिसमें हमारा वर्ब और हमारे प्रेपोजिशंस दोनों होते हैं और वो मिला के एक नया वर्ब बनाते हैं जिसका अलग मीनिंग होता है। तो ये सेंटेंस बन गया, शी इमीडिएटली स्टूड एंड वॉकड अवे। So thank you so much. That was all in jumbled sentences. Thank you so much.